यह टाइटल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये फर्स्ट लाइन ही है पोएम का, और फर्स्ट लाइन लाइन ही इसका टाइटल के रूप में लिया गया है। और यह पोएम जॉर्डन के द्वारा कंपोज किया गया है। रिटन या फिर राइट के बदले कंपोज ज्यादा अच्छा शब्द है कि वी शुड यूज कंपोज व्हेन वी टॉक अबाउट पोएम, राइटिंग ऑफ अ पोएम। The Sweetest Love I Do Not Go, composed by John Donne. He was born in 1522 and died in 1631. The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical. तो पोएम पे जाने से पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे और उनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो लेखन शैली है कविता का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पायनियर यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। पायनियर मीन्स होता है मार्ग दिखलाना, या कहेंगे कि जॉन डन वाज फर्स्ट poet who started writing such poem, such poem, metaphysical poem जिसको हम कहेंगे, कि pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse. lyrical काव्यात्मक, satirical satirical कहेंगे जो निंदा का जैसा होता है, जिसमें किसी खास व्यक्ति विशेष को सैट्रिकल निंदा वाले शब्दों का इस्तेमाल करके जो कविता लिखते हैं वो सैट्रिकल होता है। वर्स जिसको हम पद कहते हैं, और प्रोज को जिस तरह से गद्य कहते हैं, उसी तरह से वर्स को हम पद कहते हैं जिसको गाया जा सके। तो मुख्यतः ये पोएट हैं, इसीलिए ये लिरिकल एंड सैट्रिकल वर्स का रचना करते हैं, और इनका जो रचना शैली है वो मेटाफिजिकल है। तो ये मेटाफिजिकल होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो मेटा मीन्स बियॉन्ड होता है, फिजिकल मीन्स खास करके फिजिकल कहेंगे कि ये अर्थ, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, इसको हम फिजिकल कहेंगे। तो बियॉन्ड दिस अर्थ, मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड दिस अर्थ। हालांकि साइंस में कुछ और इसका अर्थ होता है, थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये जानेंगे कि मेटा मीन्स बियॉन्ड और फिजिकल मीन्स कि दिस वर्ल्ड, सो कॉल्ड अर्थ, कि बियॉन्ड दिस अर्थ he mentions or he brings such images in his poems that which are not possible in this world, कि वो अपने कविताओं में वे सारे इमेजेस लाते हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन इमेजेस के माध्यम से, जो शायद इस दुनिया में संभव नहीं है। तो वो असंभव चीजों को संभव करके वो दिखाने की कोशिश करते हैं अपने कविताओं में। तो ये मेटाफिजिकल हो गया, और जब कविता पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ये मेटाफिजिकल एलिमेंट है यहाँ पर, और इसको इस तरह से समझा जा सकता है। तो मेटाफिजिकल और भी बहुत सारे पोएट्स हैं, लेकिन इनको लीडर माना जाता है कि वो पहला शख्स हैं जो इस तरह के कविताएं लिखना शुरू की, इसीलिए इनको पायनियर भी कहा गया, कि पायनियर ऑफ सच पोएम्स। तो जैसा कि यहाँ पर है, लंदन में इनका जन्म हुआ। ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से, क्रिश्चियन में ही बहुत सारे वो बाइफरकेटेड किए गए हैं, अलग अलग
वो सेक्ट के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं क्रिश्चियन धर्म में, तो उसमें ये रोमन कैथोलिक से आते हैं। जो व्यापार, इनका परिवार व्यापारी हैं। एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, स्टॉन्चली मतलब कट्टरता, हम कहेंगे कि उस वक्त इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, मतलब कि कैथोलिक का विपरीत वहां पे लोगों का विचार रहता था, या जो वहां का मान्यताएं थे वो बिल्कुल एंटी कैथोलिक था। इस तरह से वो तो हुआ क्या कि डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। नो सी द कंडीशन कि वहां पर उस वक्त जो एंटी कैथोलिक का जो ये हम कहेंगे कि जो विचारधारा चल रहा था, उसके वजह से उनको पढ़ाई बिना पूरा किए हुए छोड़ देना पड़ा। कि डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कि वो कैथोलिक परिवार से आते थे, कि बाय बर्थ ही वाज अ कैथोलिक। सो इन दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, लंदन, इंग्लैंड, कि वो एंटी कैथोलिक विचारधारा से ग्रसित था, और इसके वजह से उन्हें अपना पढ़ाई बीच रास्ते में छोड़ देना पड़ा। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, कि वो कानून का भी पढ़ाई किए, साथ ही साथ वो थियोलॉजी मीन्स कहेंगे कि समवन हु स्टडीज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलीजन, कि वो सिस्टमैटिक वो रिलीजन का भी अध्ययन करते हैं, और क्या किस रिलीजन का क्या प्रभाव रहा है समाज पर, तो वो थियोलॉजी कहेंगे। तो वो लॉ की भी पढ़ाई किए, और थियोलॉजी में भी अच्छा उनका गहन अध्ययन रहा है। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece in 1615. तो क्या कहा जा रहा है कि वो लॉ की पढ़ाई की, थियोलॉजी की पढ़ाई की, और वो नेवल एक्सपेडिशन कहेंगे कि वो नौसेना जो अभियान है उसमें भी वो हिस्सेदारी अपना दे चुके हैं, कि पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। और वो एक जो पावरफुल कुलीन व्यक्ति हैं, कोई बड़े व्यक्ति हैं, जो उनका वो सेक्रेटरी भी बन जाते हैं, लेकिन वो जॉब उन्हें छूट जाता है जब वो उनके नीस से वो सेक्रेटली कि गुप्त रूप से विवाह कर लेते हैं, तब वो जॉब उन्हें छोड़ देना पड़ता है। तो इस तरह का इनका जीवन रहा है। हम कहेंगे कि काफी वो उतार चढ़ाव रहा है, कि he has gone through many turns, ups and downs during life, कि वो काफी जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इस तरह से कि और बहुत दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा है उनको। आगे वो है कि in 1615 at the age of 42 Dunn accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time। कि वो 1615 ईस्वी में वो जो एंग्लिकन चर्च है, जो उस वक्त वहाँ का जो जिस धर्म का विचारधारा चरमोत्कर्ष पर था, उसका वो ग्रहण करते हैं, और वो प्रीचर बन जाते हैं। प्रीचर मतलब उपदेशक, कि वो धर्म उपदेश जिसको कहते हैं, कि वो उपदेशक बन जाते हैं। आगे तो ये इनका ब्रीफ लाइफ जो है, कि ब्रीफ उनका लाइफ के बारे में चर्चा किया गया है। उनका जीवन कैसा रहा, किन हालातों से गुजरा, तो एक संक्षिप्त विवरण है उनके जीवन के बारे में। अब उनका वो पोएम का जो लेखन है और लेखन शैली, उस पर चर्चा करेंगे।
कि in love lyricism done broke completely with the Petrarchan tradition, कि जब वो कविता लिखना शुरू किए तो जो वहाँ का पारंपरिक जो शैली चल रहा था कविता लिखने का, उससे वो अलग हट जाते हैं। कहने का मतलब कि जो पारंपरिक जो पोएम लिखने का जो शैली था, उसको वो नहीं अपनाते हुए वो अपना एक शैली शुरू करते हैं। इसीलिए क्या कहा गया कि डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। अब पेट्रार्कन ट्रेडिशन क्या होता है? तो पेट्रार्कन जो पेट्रार्क है ये इटली के रहने वाला है। ये एक बहुत इसको ह्यूमनिस्ट या ह्यूमनिज्म का जो मानववाद का जो संस्थापक कहेंगे इटली में, उसका एक मेंबर, और ये कविता भी लिखा करते हैं। तो ये सोनेट लिखा करते थे इटली में, जो 14 लाइन्स का हुआ करता था, 8 लाइन और 6 लाइन का, जो 8 2 स्टेंजा का हुआ करता था, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन, टुगेदर 14 लाइन्स। तो कह रहे हैं कि ये जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन था वहाँ कविता लिखने का, उससे वो ब्रेक करते हैं और वो अपना शुरुआत करते हैं। तो वो अपना जो कविता शुरुआत करते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है? इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टोन। इंटेलेक्चुअल तो सब लोग समझ रहे हैं कि वो काफी अपना बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं, और कोलोकियल टोन मतलब कि आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कि वो कविताओं में ज्यादा दूर दराज के चीज शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, या जो कहेंगे कि कोलोकियल टोन रखते हैं, कि उनके कविता ऐसा लगता है कि उस समय वो किसी से बातें कर रहे हैं, और वो बातचीत का एक दृश्य, एक झलक मिलता है उनके कविताओं में। तो ये है कि वो कविता को काफी साधारण रूप से पेश करते हैं, लेकिन हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज, कि वो अपने लव कविताओं में भी कि वो लेटेस्ट डिस्कवरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्कवरीज जैसे साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। अच्छा, इसको साधारण शब्दों में हम ये समझेंगे कि वो अपने कविताओं में जो उस समय जो भी तत्सम जो खोज हुआ है, उन सारे चीजों का वो इमेजेस का इस्तेमाल अपने कविताओं में करते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। जैसे जनरली होता क्या है कि लोग जो पहले से चीजें यूज करते आते हैं वो करते होते हैं, लेकिन ये क्या किए कि ये पुराने चीजों को इस्तेमाल ना करके जो नए नए चीज खोज हो रहे थे, उन चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कंपास जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसमें हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वो काफी वो लेटेस्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने कविताओं में। ऐसा देखने को मिलता है। Donne is well known for his songs and sonnets, satires and the elegies and sermons, कि वो जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स एंड एलेजीज एंड सरमन्स। सर सोनेट का हिंदी क्या होगा? सोनेट समझे नहीं, हिंदी आप ना जाने तो अच्छा रहेगा, और इसको समझ ले तो ठीक रहेगा। हिंदी नहीं जाने। सोनेट्स का मतलब होता है कि ये 14 लाइन का कविता होता है जी। तो ये आया है इटली, ये जो स्टाइल है सोनेट का ये इटली से आया है, और ये इटली में पेट्रार्क के द्वारा लिखा जाता था, जो 8 लाइन और 6 लाइन का होता था। लेकिन वो जब इंग्लैंड में आया तो इंग्लैंड में भी वही रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन शेक्सपियर वो अपने तरीका से शुरू कर दिए 4-4 लाइन का, और लास्ट में 2 लाइन, जिसको हम कपलेट कहते हैं, 14 लाइन्स कि 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, 12 लाइन हो गया, और लास्ट 2 लाइन्स 14 लाइन्स। तो ये सोनेट है कि इसमें फिक्स लाइन होता है कविता का, जो 14 लाइन का होता है, 14 लाइन्स। तो इसमें है कि एक तो कि पेट्रार्कन सोनेट जो 8 लाइन 6 लाइन के स्टेंजा होते हैं,
और दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट, जो 3 स्टेंजा 4-4 लाइन का होता है और लास्ट में 2 लाइन होता है जिसको कपलेट हिंदी में दोहा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सोनेट का इतिहास रहा है और इंग्लिश पोएम में काफी बढ़ चढ़ करके पुराने जमाने में सोनेट्स लिखा जाता था। फिर सटायर्स कि किसी को व्यंग करके, निंदा करके किसी का कि उसका जो निगेटिविटी है या कहेंगे निगेटिव पॉइंट से उसको एम करके लिखे जाते हैं, वो हो गया। और इलेजिज मीन्स कि वैसे कविताएं जो किसी के डेथ पर लिखा जाता है और उसके मेमोरी को रिकॉल करके वो कविता लिखा जा रहा है। जैसे गांव में क्या होता है कि बहुत जब किसी का डेथ हो जाता है तो महिलाएं उसके याद को रिकॉल करके, यादाश्त को रिकॉल करके नेटवर्क फंस गया क्या? वो रोते हैं। तो वो इलेजिज कहेंगे कि उस तरह से हम समझ सकते हैं कि इलेजी, कि कोई इलेजी लिखता तो अपना जो नियर एंड डियर वन है उसका डेथ हो गया है और उसके यादों को वो रिकॉल करके वो कविता लिख रहा है, तो वो इलेजिज होता है। फिर सरमन्स, जो उपदेश, जिसको हम कहेंगे कि उपदेश जो बांटता है या उपदेश देता है उसको सरमन्स कहते हैं, उपदेश हम कहेंगे इसको। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हाँ अब ये कहेंगे जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, आखिर ये ट्रेडिशनल जो शैली है, जो परंपरागत जो तौर तरीका था उससे ब्रेक अवे इसलिए किए कि वो समाज को ना देख करके वो अपना फीलिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, इसलिए वो जेन्युइन जो पोएटिक फीलिंग्स है और उसको वो दिखाते हैं अपने कविताओं के माध्यम से। कि जेन्युइन पोएटिक, जेन्युइन मीन्स जिसको हम ओरिजिनल कहेंगे, कि जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his poetic creation। कि उनके कविताओं में हम जो उनका अपना नेचुरल फीलिंग है उसका झलक देखने को मिलता है, कि वो कोई समाज से प्रभावित होकर कोई वो बनावटी विचार वो नहीं दिखाते हैं अपने कविताओं में, इस तरह से वो लिखते हैं कविता। अब हम टेक्स्ट के तरफ बढ़ेंगे, तो टेक्स्ट इसमें कितना स्टेंजा है ये पहले देख लेंगे। तो डाई, डाई तक पहला जो स्टेंजा है, फर्स्ट, देन सेकंड एंड लास्ट थर्ड, नहीं फोर्थ, देयर आर 4 स्टेंजा, वो बाद में भी उस पर चर्चा होगी। तो हम स्टेंजा बाय स्टेंजा इसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करेंगे कि पहला वो स्टेंजा में क्या कहना चाह रहे हैं, देन नेक्स्ट, देन आफ्टर नेक्स्ट। तो जो पहला स्टेंजा है फर्स्ट, स्वीटेस्ट लव, हाँ अब ये जान लो कि इस कविता में 2 कैरेक्टर है, एक तो कि खुद पोएट हैं और दूसरा कि उनका जो वाइफ है वो है। और स्थिति ये है कि पोएट इज गोइंग समवेयर, कि वो कहीं जा रहे हैं, एंड हिज वाइफ इज वीपिंग, कि वो वीपिंग कर रही है बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड इज गोइंग समवेयर। तो स्वीटेस्ट लव, तो यहाँ पर ये पूरा कविता है जो वो कंसोल कर रहे हैं। इस कविता को वो कंसोल, कविता के माध्यम से पोएट अपने वाइफ को कंसोल कर रहे हैं। कंसोल मीन संतावना दे रहे हैं। अब वो संतावना किस क्वालिटी का दे रहे हैं, वही ये कविता ही एक संतावना, अगर इस तरह का पोएम आएगा कि इस कविता का टोन कैसा, तो कंसोलेशन वाला है, कि वो अपने वाइफ को संतावना दे रहे हैं कि वो कि इनको वापस नहीं आने का डर जो उनके पत्नी को खाए जा रहा है, या फिर खो देने का डर, इस तरह से। तो ये डर है और जो वो अपने चिंता व्यक्त कर रही हैं, और वो चिंता व्यक्त के रिस्पॉन्स में पोएट कंसोल कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और जो होता है उसके लिए हमें ज्यादा वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो एक साधारण बात साधारण बात को वो काफी अलग ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। तो नाउ सी द टेक्स्ट।
Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, it is best to use myself in jest, thus why feign death to die. Now see, he is addressing his wife. He sweetest love, this two words refer to his wife. वो कहते हैं कि sweetest love, I do not go, कि मैं नहीं जाता हूँ, फॉर weariness ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक कर नहीं जाता हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कहेंगे कि नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ. नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे और बेहतर हमें दे सकता है या तुमसे बेहतर मिल सकता है. कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर, फिट को वो इस तरह से फिटर वो वर्ड बनाए हैं कि फिटर. आशुतोष, इस तरह से ध्यान से सुनो और बाकी कुछ मत करो, और नहीं सुनना है तो भी जा सकते हो. नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि इस आशा में भी नहीं कि ये जो दुनिया है वो फिटर जो तुमसे बेहतर हमें प्रोड्यूस कर सकता है. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई आई लास्ट एट लास्ट, लेकिन कहते हैं कि since that I must die at last, कि अंत में हमें तो मरना ही है. वो कहते हैं कि since that I must die at last, कि जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है हमारे जीवन का वो डेथ ही होता है. कि हर किसी व्यक्ति का जो परम जो यात्रा होता है, जो लास्ट यात्रा होता है, वो डेथ का ही होता है. इसलिए वो कहते हैं कि इट इज, यहाँ पे टिस को इट इज पढ़ा जाए, कि इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट. तो जेस्ट मीन्स यहाँ पे इंजॉयफुल या जॉयस है, कि ये मातम मनाने से बेहतर है. ये सब लोग जान रहा है कि हमारा मृत्यु वो निश्चित है, तो हम वो उस निश्चित को याद ना करके हम बजाय कि अपने आप को जेस्ट में रखें, कि इंजॉयफुल मोमेंट में रखें, इंजॉय करें, कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस वाई फेंड डेथ टू डाई. और इस प्रकार से हम लोग डेथ को भी मृत्यु दे सकते हैं, कि मृत्यु को भी मार सकते हैं, कि दस वी कैन किल द डेथ. तो पहला स्टेंजा में वो अपने वाइफ को इस तरह से कंसोल कर रहे हैं कि यदि हम इस तरह से मान के चलें कि डेथ हर किसी को आना है, तो डेथ का डर भुला करके हम जो हैप्पी वाला मोमेंट है उसको मैनेज करके क्रिएट करके चलें, तो हम डेथ को भी डाई दे सकते हैं, मतलब मृत्यु को भी मार सकते हैं. वो पहला स्टेंजा में इस तरह से समझा रहे हैं. तो वो कंसोल कर रहे हैं. फिर सेकेंड स्टेंजा में आगे बढ़ते हैं तो वो उदाहरण देते हैं, सन का उदाहरण लाते हैं, और वो कहते हैं कि यस्टर नाइट, कल की रात या कल की शाम भी कहेंगे. द सन वेंट हेंस, कि देखो सूर्यास्त हुआ था, वो चला गया था. एंड येट इज हियर टुडे, और फिर देखो आज वहीं पर वो उसका फिर देखो आज फिर सूर्योदय हुआ है. यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, कि कल की शाम उसका वो सूर्यास्त हुआ था, सनसेट हुआ था, और फिर से आज सनराइज हुआ है. तो वो सन का उदाहरण देते हैं यहाँ पर, और वो आगे कहते हैं कि ही हैज नो डिजायर नॉट सेंस, कि सन यहाँ पर ही जो इस्तेमाल हुआ है वो सन के लिए हुआ है, कि सन हैज नो डिजायर नॉट सेंस, कि ना तो उसका कोई इच्छाएं है, ना ही तो उसका कोई इमोशंस है. वो सेंसलेस है. नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, और ना ही कोई उसका शॉर्टकट रास्ता है, ना ही उसका कोई शॉर्टकट रास्ता है.
तो उसका वो उदाहरण देकर कंसोल करता है और वो कहते हैं कि तो फिर डरना किस बात का, देन fear not me, fear not me, but believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and spurs than he. कि फिर fear not me, कि विश्वास करो कि मैं, हमारा जो जर्नी होगा वो अधिक तीव्र गति वाला होगा, क्योंकि इसलिए कि मैं अधिक पंख लगा लूंगा और सूर्य से भी तेज गति में मैं आऊंगा या यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। इस तरह से वो सूर्य का उदाहरण देकर वो तुलना करते हैं अपने आप से कि सूरज का तो कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी वो अपना फिक्स टाइम के हिसाब से उसका सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है। और उसके तुलना में हमारा तो तुम हो कि यू आर डियरेस्ट वन फॉर मी, कि नियर वेरी डियरेस्ट टू मी, कि तुम हमारा बहुत डियर हो, इसलिए हमारा जर्नी होगा जो काफी स्पीडियर जर्नी होगा। और स्पीडियर जर्नी क्योंकि मैं अपने शरीर में विंग्स, एक्स्ट्रा विंग्स ऐड कर लूंगा, कि पंख लगा लूंगा और हम सूर्य से भी हमारा अधिक तेज गति में यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। इस तरह से वो कंसोल कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। वो अब यहाँ पे वो मैटर को बदल देते हैं, कि वो मैटर को बदलते हैं। वो कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर। कहते हैं कि मानव शक्ति कितना कमजोर है, कि हाउ फीबल इज मैंस पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर। कि अगर हमारा गलत समय आ जाता है तो हम अपने जीवन में एक भी घंटा जोड़ नहीं सकते हैं। इनका कहने का ये तात्पर्य है कि मानव शक्ति बहुत सीमित है, कि जब हमारा गुड फॉर्चून फॉल हो जाता है, कहने का मतलब जब हमारा समय विपरीत चलते रहता है, तो हम अपने जीवन में एक घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि किसी का मृत्यु हो जाए तो वो ये अपना चाहने के अनुसार अपने जीवन में एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकता है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ओ हाउ feeble is man's power, that if good fortune fall cannot add another hour, कि अपने जीवन में एक भी घंटा जोड़ नहीं सकता है, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, कि ना ही तो बीता हुआ एक घंटा वो वापस ला सकता। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मानव शक्ति है जो काफी सीमित है। जब वो विपरीत परिस्थिति में फंसता है या कोई बैड सिचुएशन में आता है, तो वो एक घंटा भी अपने जीवन में नहीं जोड़ सकता है, ना ही तो बीता हुआ एक घंटा को वो वापस ला सकता है। But come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length, itself over us to advance। और वो कहते हैं कि but come bad chance, कि जब बुरा वक्त आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि and we join to it our strength, कि उस बुरा वक्त को सामना करने के लिए हम लोग अपना शक्ति लगा देते हैं, कि we try to our best to face the unfavorable condition of our life, कि हम अपना बेस्ट लगा देते हैं, हम अपना पूर्ण शक्ति लगा देते हैं जब बैड सिचुएशंस आते हैं जीवन में, और लोगों को ये समझाते बैठते हैं एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, की जो बैड चांस या कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन जो है उसके बारे में लोगों को कहते हैं कि ये समय है, कि ये विपरीत परिस्थिति है और ये आता है, इस पे किसी का रोक टोक नहीं हो सकता है, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, ये नियति का देन है। ऐसा कहकर हम लोगों को कंसोल करते हैं और हम अपना पावर उसमें
लगा देते हैं उस बैड सिचुएशन को सामना करने में। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, कि जब वो बैड सिचुएशन, अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम करते क्या हैं कि सिवाय हम उसको सामना करते हैं और भरसक सामना करते हैं और लोगों को समझाते रहते हैं कि ये समय है, आया है फिर चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं और वो आगे कहते हैं कि when you sighed, thou sightest not wind, but sightest my soul away. When thou weepst unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou best, thou art the best of me. जो नेक्स्ट स्टेंजा में वो पोएट कह रहे हैं, वो अब यहाँ पे बिल्कुल वो अपने वाइफ को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बस वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो रोना है और वो जो रोने से जो टीयर ड्रॉप जो है, उससे तुम्हारा जीवन का जो, तुम्हारा बॉडी का जो ब्लड लॉस होता है, तो वो तुम्हारे सिर्फ बॉडी का ब्लड लॉस नहीं होता है, वो हमारा भी बॉडी का ब्लड लॉस होता है। because I am not different from you. I am not different from you. And when you weep, you are unkindly, कि तुम हमसे वो unkindly treat कर रही हो, कि when you weep, you are treating me unkindly. तो वो काफी अलग ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि when you sighed, thou sightest not wind, कि तुम्हारा रोना वो हवा में नहीं जाता है। कहने का मतलब वो कहीं गायब नहीं हो जाता है, बल्कि बट साइस्ट माई सोल अवे, कि वो उससे हमारा जो सोल है वो भी उसमें सम्मिलित होता है, कि योर विपिंग इज नॉट योर ओनली विपिंग, बट कि वो हमारा भी विपिंग उसमें सम्मिलित है। एंड व्हेन thou weepst unkindly kind, my life's blood doth decay, कि वो कहते हैं कि जो तुम्हारा रोना है वो अनकाइंडली है। कहने का मतलब कि हमारा भी लाइफ का ब्लड है जो डिके होता है, मतलब बर्बाद होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी, कि योर विपिंग इज अनकाइंड ट्रीटमेंट फॉर मी, इट इज नॉट गुड मैनर एंड हैबिट, ऐसा वो समझा रहे हैं। एंड इट कैन नॉट बी, कि तुम्हारा रोना और तुम्हारा वो दुख और विलाप वो सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। बिकॉज आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, आई एम नॉट अपार्ट फ्रॉम यू। और ये कहते हैं कि इस तरह से तुम हमसे दुर्व्यवहार करती हो। That thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou best, thou art the best of me. Best of me कहने का मतलब वही कि I am not different from you, because I am कि I am half part of your body, इस तरह से वो समझा रहे हैं कि I am half part of your body, कि हम तुम्हारे शरीर के आधा हिस्सेदार हैं, या हमारा बॉडी, कि we are one body, and thus half body share my body and half body shares your body, इस तरह से वो समझा रहे हैं। and when you कि वो जब वो वीप करती है तो ब्लड लॉस होता है, और जब ब्लड लॉस होता है तो इनका भी हानि होता है, इस तरह से वो समझा रहे हैं। that thou lovest me as thou sayest, you often assures me that you loves me most, कि you love me most, कि इस तरह से कि हम बहुत ये करते हैं। and if in thine my life thou best, कि और इस तरह से तुम जब अपना लाइफ वेस्ट करती हो तो उससे हमारा भी वेस्ट होता है, ऐसा वो समझा रहे हैं कि इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, thou art the best of me,
तो इस तरह से द मतलब यहाँ पे यू समझेंगे, आर्ट मतलब आर, कि यू आर द बेस्ट ऑफ मी, बेस्ट ऑफ मी मीन्स पार्ट ऑफ मी। इस तरह से वो समझा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो थर्ड स्टैंजा उसका पूरा पूरा यही समझ है कि जो उसका जो विपिंग है वो ये पसंद नहीं कर रहे क्योंकि इनका भी क्षति होता है। तो आज तक यहीं तक, कल फिर इसको कंक्लूड किया जाएगा, और कंक्लूड करने के बाद जो इसका क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो देख लेंगे। और अभी कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकती हो। हाँ, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो लिंक दे दिया जाएगा, वो सारे जितने भी आज तक हुआ है सबका लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न है किसी लाइन पे